नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की, जो कि राइट टू इक्वलिटी हमें प्रदान करता है। देखिए, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में भी जो सबसे ज्यादा तीन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स माने जाते हैं, जिन्हें हम गोल्डन ट्राइंगल भी बोल देते हैं, उनमें आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आ जाता है। तो आज हम उसी 14 की बात करने वाले हैं। हम जानेंगे इससे जुड़े हुए वेरियस फेसेट्स को, साथ ही में जो अलग अलग जजमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग डॉक्ट्रिन्स हमें जो आर्टिकल 14 से जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं, वो सब आज हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 14 की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसके लिए हमें जस्टिस पीएन भगवती की एक ऑब्जर्वेशन को समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 14 एक ऐसा वाइटल प्रिंसिपल है विच लाइज एट द कोर ऑफ रिपब्लिकनिज्म। नाउ रिपब्लिकनिज्म क्या है, हम सब जानते हैं कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एक इलेक्टेड हेड होता है। अगर भारत में देखें, हम एक ऐसी स्टेट में ही रहते हैं। सो बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि हमारे पहले राष्ट्रपति से लेके आज के राष्ट्रपति तक अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग जेंडर्स के राष्ट्रपति बन चुके हैं। सो आप अगर भारत में हैं, आप भी कल को राष्ट्रपति बनने की दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं। ये पॉसिबल क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है। साथ ही में उन्होंने कहा कि जिस ऑर्डर को हम बनाने की बात करते हैं, जिस क्लासलेस इगैलिटेरियन सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर को हम बनाने का सपना देखते हैं, वो अगर फुलफिल हो सकता है तो वो आर्टिकल 14 की वजह से ही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें आर्टिकल 14 के प्रति फेनेटिकल डिवोशन या फिर फीबल एलिजियंस में से किसी को चुनना हो तो हम फेनेटिकल डिवोशन को चुनना पसंद करेंगे। ये आर्टिकल 14 की महत्वता को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 आखिर कहता क्या है। सो आर्टिकल 14 का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। राइट टू इक्वालिटी या इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इसमें क्या कहता है? कहता है द स्टेट shall not deny to any person equality before law। ये पहली चीज हो गई। दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब ये यहां पर देखिए, यहां पर जो शब्द यूज किया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिंगुलर टर्म है। इक्वालिटी बिफोर लॉ प्लूरल टर्म है। विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है इस आर्टिकल का। एक एक वर्ड को आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनी पर्सन। सो क्योंकि अगेन एनी पर्सन से भी पहले यहां पर किसके लिए आदेश दिया गया है? स्टेट के लिए आदेश दिया गया है, यानी कि सरकार के लिए। अब स्टेट का मतलब क्या है? हमने जब हमने डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था उसमें हमने स्टेट को डिफाइन किया था। नाउ शैल नॉट, स्टेट शैल नॉट, यानी कि सरकार डिनाई नहीं करेगी। और यहां पर कोई चॉइस नहीं है, यहां पर वर्ड मे बी नहीं है, यहां पर शैल यूज किया गया है। सो शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। अब ये एनी पर्सन का मतलब क्या है? देखिए, एनी पर्सन का मतलब यहां पर बहुत ही वाइडर मीनिंग है। यहां पर सिटीजन वर्ड नहीं लिखा हुआ है। एनी पर्सन में हर कोई आ जाता है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो। इवन लीगल एंटिटीज जैसे कि कॉर्पोरेट कंपनीज हो जाती हैं, वो भी यहां पर आ जाती हैं। सो स्टेट भेदभाव किसी के खिलाफ नहीं कर सकती है। सिटीजन है, नॉन सिटीजन है, कंपनी है, कोई भी है, उसके खिलाफ भेदभाव नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? ये हमने जब आर्टिकल 1 पढ़ा था उसमें हमने देखा था। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में टेरिटरी ऑफ इंडिया को हमने डिफाइन किया था। हमने कहा था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में territory of various states, territories of union territories and any other such territory which is acquired by India from outside, वो सब आ जाएंगे। सो ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट फेसेट्स की। पहला क्या है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, एंड दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए, इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटिश ओरिजिन का कंसेप्ट है, एंड हमें देखने को मिलता है कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये अमेरिकन ओरिजिन का कंसेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। कैसे है वो आज हम यहां पर समझने वाले हैं, वही मैंने यहां पर लिखा भी। चलिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या कहा गया? बेसिकली इसमें कहा गया कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या कुछ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। कानून के नजरों में सब बराबर हैं। अगर किन्हीं दो व्यक्तियों ने यहां पर कानून तोड़ा है तो उनमें से कोई किसी मर्जी कास्ट से आए, रिलीजन से आए, किसी मर्जी जेंडर से आए, फर्क नहीं पड़ता है। कानून तोड़ा है तो बराबर सजा मिलेगी। अगर हम बात करें मोर पॉजिटिव कंसेप्ट की, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमें कहता है कि दो अनइक्वल्स को आप इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हो सकता है कि कोई कमजोर वर्ग से आता हो सकता है कोई सशक्त वर्ग से आता हो, तो दोनों को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो किसे ज्यादा तवज्जो देनी होगी वो हमें इंटेलिजेंट डिफरेंशिया के थ्रू देखना होगा, और उस व्यक्ति को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है जो कि कमजोर वर्ग से आता है। सो पॉजिटिव कंसेप्ट यहां पर हमें देखने को मिलता है।
नाउ साथ ही में आपको अगर ध्यान हो तो भारत जो है यूनाइटेड नेशंस की जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका सिग्नेटरी कंट्री रहा है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है उसमें भी एक लॉ था या एक प्रिंसिपल था दैट ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड एंटाइटल्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो ये भी हम फुलफिल करते हैं आर्टिकल 14 के द्वारा। दिस इज ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट विच वी वर रिक्वायर्ड टू पुट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 14 लाकर हमने यूडीएचआर की ये रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर लिया। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ को थोड़ा सा संक्षिप्त में समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यहां पर अगर आप लॉ वर्ड को देखेंगे तो ये एक जेनरिक सेंस में यूज किया गया वर्ड है, एक फिलोसॉफिकल सेंस में वर्ड यूज किया गया है। और अगर हम यहां पर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डाइसी को, देखिए एवी डाइसी जो है एक बहुत ही फेमस ज्यूरिस्ट रहे हैं, उन्होंने यहां पर रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया था। उन्हीं में से एक प्रिंसिपल जो है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ को यहां पर हम समझ लेंगे, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। अब एवी डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया था, ऐसा नहीं है कि रूल ऑफ लॉ शब्द पहली बार एवी डाइसी ने यूज किया था। एवी डाइसी से पहले भी हमें मैग्ना कार्टा में भी रूल ऑफ लॉ शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलता है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स ने भी रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट इस्तेमाल किया है, लेकिन एवी डाइसी ने इसमें 3 प्रिंसिपल्स को हमें दिया। वो 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? सबसे पहला है एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ। ये पहला प्रिंसिपल है। एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट के ऊपर कोई रूल करेगा तो वो कानून रूल करेगा। कानून के अलावा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर ये पावर नहीं होगी कि वो स्टेट को रूल करे। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन यहां पर स्टेट को चला भी रहा है तो वो कानून के दायरे में रहकर चलाएगा, अपनी डिस्क्रिशन से नहीं चलाएगा या अपनी आर्बिट्रेरी पावर्स के हिसाब से नहीं चलाएगा। सो इसी के तहत हमें देखने को मिलता है दैट नो वन शैल बी और नो वन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ। सो क्योंकि कानून का राज है तो यहां पर कानून को अगर कोई तोड़ेगा उसी व्यक्ति को सजा मिलेगी। अगर कानून के हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। ये हो गया पहला प्रिंसिपल, दैट इज एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। दूसरा प्रिंसिपल था इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? नो वन इज अबव लॉ। और इसमें कहा गया कि अगर किन्हीं 2 लोगों ने कोई कानून तोड़ा तो उन 2 लोगों को बराबर सजा मिलेगी या फिर बराबर कानून की तरफ से सैंक्शन मिलेगा। यहां पर ऐसा नहीं हो सकता है कि क्योंकि एक व्यक्ति एक धर्म से आता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे धर्म से आता है, एक व्यक्ति एक क्लास से आता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे क्लास से आता है, दोनों ने एक ही कानून तोड़ा तो अलग अलग सजा नहीं मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, यहां पर सबको बराबर सजा मिलेगी अगर एक ही कानून तोड़ा है। वही मैंने यहां लिखा, कहता जी इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेस टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, सेम सैंक्शन फॉर ऑल फॉर सेम ऑफेंस। ये चीज यहां पर मैंने आपको बताई। एंड ये सेकंड प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का। थर्ड जो प्रिंसिपल यहां पे रूल ऑफ लॉ का एवी डाइसी ने दिया, बेसिकली उसमें कहा गया दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। अब ये चीज जो है थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि जो हमने भारत में यहां पर कंसेप्ट पढ़ा है, हमने कहा कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहां आ जाता है। एंड बाकी के जितने भी लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर बनते हैं। लेकिन एवी डाइसी बिल्कुल यहां पर उल्टा जा रहे हैं, यहां पर उन्होंने उल्टी गंगा बहाई हुई है। उसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिए एवी डाइसी आते हैं इंग्लिश फिलोसफर, इंग्लैंड का हम सारे जो है वहां का हिसाब किताब देख चुके हैं। वहां पे क्या था, वहां पर हमने देखा कि भाई एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जहां पर भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर होता क्या है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हो जाती है। अलग अलग लॉज को जोड़कर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। सो ये वहां के हिसाब से सुटेबल स्टेटमेंट है जहां पर ये कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द लैंड। सो बेसिकली हमें जहां पर भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है वहां पे क्या देखने को मिलता है कि जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं या जो जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जा रही हैं वो सारों को मिलाकर हम एक्यूमुलेट करके वहां पे कह देते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड है। सो उसके हिसाब से ये वहां के हिसाब से सेट है, इंडिया के हिसाब से ये सेट नहीं बैठता है। सो इसीलिए मैंने आपको कहा कि रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है इसमें 3 प्रिंसिपल्स थे, 3 में से सेकंड जो प्रिंसिपल है ये हमने आर्टिकल 14 में लाकर और इसे हमने अपना बना लिया। सो वही चीज मैंने आपको यहां पर बताई ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यहां पर मैंने आपको समझाया, उसे थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस दैट ऑल पर्सन शैल बी ट्रीटेड अलाइक बोथ इन प्रिविलेजेस कॉन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय लॉ। इक्वल लॉज शुड बी अप्लाइड टू द सेम इन ऑल द सेम सिचुएशन। सो यही चीज मैंने आपको बताई। नाउ ये है हमारा पहला प्रिंसिपल, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ
कहां से आया वो हमने पढ़ा। साथ ही में एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला ये कि भाई आर्टिकल 14 का ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इसे हम बेसिक स्ट्रक्चर में भी एम्बेड कर चुके हैं। हमने कल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को पढ़ा था। आर्टिकल 13 का जो पार्ट 2 की वीडियो हमने बनाई थी, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देखी थी और मैंने आपको उसमें समझाया था। अब यही हमें देखने को मिल रहा है कि आर्टिकल 14 जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भी हिस्सा माना जा चुका है। Hence it cannot be destroyed even by the amendment to the constitution under article 368। So क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा बन चुका है, इसलिए अगर 368 के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है, उसके द्वारा भी हम यहां पर इसे नहीं हटा सकते हैं। राइट, सो ये है हमारा रूल ऑफ लॉ, राइट, आई मीन राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। राइट, अब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, जो हमारा सेकंड फेसेट है आर्टिकल 14 का। ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यहां पर आप सबसे पहले तो ऑब्जर्व करेंगे जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज लॉज, प्लूरल सेंस में यूज हुआ है, विच सिग्निफाइज ऑर्डिनरी लॉज मेड इन दी कंट्री। सो बेसिकली जो हम कानून बना देते हैं कंट्री में, वेरियस स्टैट्यूट्स बनते हैं, उनको ये सिग्निफाई करता है। क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। राइट, सो इसमें मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक माँ है, उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र 10 साल है, एक बच्चे की उम्र 6 महीने का या 1 साल का है। सवाल उठता है कि क्या दोनों बच्चों की ज़रूरतें एक सी हैं? क्या दोनों बच्चों को हम एक से कपड़े, एक सा खाना दे सकते हैं? जवाब आएगा नहीं। जो बच्चा बड़ा है उसकी ज़रूरत कुछ और है, जो बच्चा छोटा है उसकी ज़रूरत कुछ और है। अब अगर यहाँ पर इक्वालिटी के नाम पर माँ ये कहे कि दोनों ही बच्चों को मैं या तो सेरेलैक दूंगी या दोनों ही बच्चों को मैं यहाँ पर चपाती बना कर दूंगी, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। इनफैक्ट ये एक तरह से इनइक्वालिटी आ जाएगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहाँ पर इस तरह से लागू होगा कि अगर माँ कहे कि मुझे यहाँ पर इन दोनों बच्चों में डिस्टिंक्शन बनानी है, रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर डिस्टिंक्शन बनानी है, और जिसकी जो ज़रूरत है उसे मैं उस हिसाब से यहाँ पर पूरा करूं ताकि दोनों की जो ग्रोथ है वो फुलफिल हो सके। राइट, सो यहाँ पर वही चीज आ जाती है। क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन रेफर्स टू द आइडिया दैट अ गवर्नमेंट बॉडी मे नॉट डिनाई पीपल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इट्स गवर्निंग लॉज। वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। नाउ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में और क्या क्या चीजें आ जाती हैं? देखिए, आर्टिकल 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का सेक्शन 1, वहां से हमने ये प्रिंसिपल हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लाए हैं। और साथ ही में देखने को मिलता है कि ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, यूज होता है जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन की जब आप बात करते हैं उसमें आपने देखा भी होगा कि जो अलग अलग सेक्शंस हमारी सोसाइटी के हैं उन्हें हमने लेट्स से SC, ST, OBC ये जो रिजर्वेशंस दी हैं ये इसी के तहत दी गई हैं, इसी प्रिंसिपल के तहत हमने वो रिजर्वेशंस को लागू किया है। अब एक जजमेंट आई थी यहाँ पर, दैट इज चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पार्ट से जुड़ी हुई 4 बातें कही थी। इसमें कहा कि इक्वल प्रोटेक्शन मींस इक्वल प्रोटेक्शन अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो लोग इक्वल सर्कमस्टांसेस में हैं उन्हें बराबरी से ट्रीट किया जाएगा, जो अनइक्वल सर्कमस्टांसेस में उन्हें बराबरी से ट्रीट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल और यहां पर ले लेते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट लेट्स से 2 साल से UPSC की तैयारी कर रहा था, एक स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर है। अब वो दोनों स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और दोनों मुझसे पढ़ना यहाँ पर चाहते हैं, तो क्या मेरे लिए ये वाजिब होगा, क्या ये मेरे लिए सही होगा कि मैं दोनों को इक्वली ट्रीट करूं? क्योंकि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट 2 साल से तैयारी कर रहा है, नेचुरल सी बात है उसने ऑलरेडी कुछ प्रोग्रेस हासिल कर ली है, उसकी मेरे को उसकी खामियां, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखकर उसके हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा, और जो बिल्कुल नया है उसको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट अगर यहाँ पे लगाएं तो यही होगा कि भाई क्योंकि ये दोनों के सर्कमस्टांसेस एक नहीं है, सो यू कांट ट्रीट देम इक्वली, यू हैव टू ट्रीट देम डिफरेंटली। ना वही चीज यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पहली कही। दूसरी यहाँ पे बात कही दैट द स्टेट कैन मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन। तीसरी बात यहाँ पे कही कि प्रिजम्पशन ऑफ रीजनेबलनेस इज इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन। एंड चौथी, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दोज हु चैलेंज द लेजिस्लेशन। सो पहले हम यहाँ पर इस पॉइंट को समझेंगे कि द स्टेट कैन मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगेन इसमें मतलब क्या निकल कर आता है कि भाई देखिए हमने अभी कहा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन करनी होगी। एक ग्रुप है पीपल का, एक लोगों का समूह है, उसमें से हमें ये अगर मान लीजिए हमें उनको खाना देना है या उनकी जरूरतों को पूरा करना है, तो क्या हम
ये कह सकते हैं कि भाई जिन लोगों के को स्पेक्स लगा हुआ है उन्हें हम खाना खिलाएंगे, जिन लोगों को स्पेक्स नहीं लगा हुआ उन्हें हम खाना नहीं खिलाएंगे। या फिर हम ये कहें कि भाई जिन्होंने पहले खाना खा लिया है उन्हें हम खाना नहीं खिलाएंगे, जिन्होंने अभी खाना नहीं खाया उन्हें खाना खिलाएंगे। अब इसमें आप बताइए कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होगी। डेफिनेट सी बात है कि हमने सेकंड जो क्लासिफिकेशन की कि जिन्होंने पहले खाना खा लिया है उन्हें हम खाना नहीं खिलाएंगे, जिन्होंने नहीं खाया है जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाएंगे। इसके पीछे एक लॉजिक आ गया और वही है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। सो यू हैव टू क्लासिफाई पीपल ऑन द ग्राउंड्स विच आर रीजनेबल। यू हैव टू यूज लॉजिक एंड रीजन व्हाइल क्लासिफाइंग द पीपल इन डिफरेंट ग्रुप्स। वही चीज यहां पे लिखी है। क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ गारंटेड अंडर आर्टिकल 14 डज नॉट मीन दैट ऑल लॉज मस्ट बी इन जनरल इन कैरेक्टर। Same law is applicable to everyone and everyone is not by nature, attainment और circumstances in the same position। यही है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट है ये हमें मिला स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में। इसमें अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होगी उससे जुड़ी हुई कुछ बातें कही हैं, वो हम यहां पर देख लेते हैं। क्या कहा? दैट आर्टिकल 14 डज नॉट गिव एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, दैट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 forbids class legislation but permits reasonable classification। 14 forbids class legislation का क्या मतलब है? देखिए, क्लास लेजिस्लेशन का मतलब क्या हो गया कि देयर आर सम ग्रुप्स इन दी सोसाइटी जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्लास की ही हम बात करें, लेट्स से लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, देन अपर क्लास है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखिए क्लास लेजिस्लेशन इज फॉरबिडन। यहाँ पर जो ऑलरेडी बनी हुई क्लासेस हैं आप सिर्फ उनके बेसिस पर जाकर ये कह दो कि क्योंकि आप इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हो तो आपको हम यहाँ पर इस स्कीम का लाभ दे देंगे, ये होना गलत है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करो लोगों को, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप यहाँ पे लोगों को ग्रुप्स में बांटो, उसके बाद कोई लाभ दो, कोई उनको बेनिफिट दो तो जाकर समझ आएगा, विच इज अलाउड अंडर आर्टिकल 14। चलिए, अब जो दो टेस्ट हैं उसमें जो सबसे पहला जो टेस्ट आ जाता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, दैट इज अगेन कौन सा है? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का टेस्ट, जो कि हमें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में देखने को मिलता है कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के टेस्ट हैं, दो ट्विन टेस्ट, एक पहला आ गया इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का एंड दूसरा आ गया रेशनल रिलेशन का। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के जो आपको एग्जाम्पल है वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि जब भी एक ग्रुप में से आप लोगों को डिफरेंशिएट कर रहे हो देन यू हैव टू हैव सम लॉजिक, यू हैव टू हैव सम रीजन जिसके बेसिस पर आप उन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हो। इसे हम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कहते हैं। दूसरा आता है क्या? रैशनल रिलेशन। अब रैशनल रिलेशन का मतलब क्या है कि भाई जो आपने डिफरेंशिएट किया है, जिस बेसिस पे आपने डिफरेंशिएट किया है उसका और जो ऑब्जेक्ट फुलफिल करना चाहते हो उसका, इन दोनों का कोई कनेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कहा कि भाई आपने कहा कि जिन लोगों ने खाना खा लिया है वो एक साइड हो जाओ, जिन्होंने खाना नहीं खाया है वो एक साइड हो जाओ। ये क्लासिफिकेशन करने का एक पर्पस था। क्या पर्पस था? कि जिन्होंने खाना नहीं खाया है उन्हें हम खाना खिला सकें। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दिस क्लासिफिकेशन कि जिन्होंने खाना नहीं खाया वो एक साइड, जिन्होंने खाना खाया वो एक साइड। इसका और ऑब्जेक्ट क्या था? कि भूखे लोगों को खाना खिलाना है। अब ये क्लासिफिकेशन का और इस ऑब्जेक्ट का एक पर्पस, एक कनेक्शन है और वही यहां पर इन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ रैशनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंशिया एंड द ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट टू फुलफिल। सिमिलरली अगर हम बात करें, हमने यहां पर क्लासिफिकेशन की एससीज, एसटीज, ओबीसीज की, हम यहाँ पर उन्हें ऑब्जर्व, यहाँ पर हम इन सभी क्लासेस को रिजर्वेशन का लाभ देते हैं। ये क्लासिफिकेशन करने का पर्पस ही यही था कि क्योंकि ये पिछड़े वर्ग यहाँ पर जो रह गए हैं हमारी सोसाइटी के हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से, उन्हें आगे बढ़ने में मदद दी जा सके, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हर जगह पर दी जा सके। इसी वजह से हमने ये क्लासिफिकेशन की ताकि जो एक इक्वल सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सके। सो दैट इज व्हाट द ट्विन टेस्ट सजेस्ट कि पहला क्या होना चाहिए? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि रैशनल रिलेशन होना चाहिए बिटवीन द डिफरेंशिया एंड द ऑब्जेक्ट दैट वी वांट टू सीक, एंड वही यहां पर हमें अलग अलग केसेस में भी लागू होता हुआ दिखाई दिया। फिर एक और केस आ जाता है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस था इसमें बेसिकली
एक पेंशन का केस, पेंशन से जुड़ा हुआ केस था, पेंशन मैटर से जुड़ा हुआ केस था, जहां पर एक रूल आया था, दैट इज रूल 34 ऑफ सेंट्रल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972। अब यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर डेट को उठाकर सरकार ने कह दिया कि इस डेट से पहले के जो रिटायरीज हैं उन्हें हम ये पेंशन देंगे, इस डेट के बाद के जो रिटायरीज हैं हम उन्हें वो पेंशन देंगे। अब आप थोड़ा सा अगर यहां पर देखें ध्यान से, तो वो जो पर्टिकुलर डेट इस रूल में स्पेसिफाई की गई थी, वो डेट की वजह से हम यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे थे। जो लोग इस डेट से पहले रिटायर हो गए वो एक ग्रुप में हो गए, जो लोग इस डेट के बाद रिटायर हो गए वो दूसरे ग्रुप में हो गए। अब हमने यहां पर ये जो डेट लेकर आए थे, इसका कोई लॉजिक नहीं दे पाई सरकार कि क्यों हमने इस डेट को चुना, क्यों हमने ये डेट को यहां पे लागू करके और इस डेट के बेसिस पे यहां पर डिफरेंशिएट किया। सो सरकार का, क्योंकि वो वहां पर कोई डेट का रैशनल नहीं दे पाई, तो ये जो पहला टेस्ट था दैट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ये फुलफिल नहीं हो पाया कि जो लॉजिक होना चाहिए था कि हमने लेट्स से हमने एक्स डेट को रखा, सरकार से पूछा गया कि ये डेट को क्यों रखा गया, सरकार इसे जस्टिफाई नहीं कर पाई। सो ये वजह बनी जिसकी वजह से सेक्शन रूल 34 जो है सरकार का वो नलिफाई कर दिया गया, क्योंकि ये वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 हो गया। फिर एक और केस आता है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब देखिए, हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जो डॉक्ट्रिन पढ़ी, जिसमें हमने ट्विन टेस्ट पढ़ा, वो ओल्ड डॉक्ट्रिन कहलाती है। और जो नई डॉक्ट्रिन आई है वो आई है द डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस की डॉक्ट्रिन आई, जो कि ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में आई थी। अब आर्बिट्रेरी की ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस है, ये थोड़ी सी वाइड डॉक्ट्रिन है, जबकि हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वो थोड़ी सी नैरो डॉक्ट्रिन समझी जाती है। थोड़ा सा इसको समझते हैं कैसे। अभी हमने बात की कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की डॉक्ट्रिन है उसमें हमने दो चीजों का टेस्ट किया। पहला तो जो हमने क्लासिफिकेशन की थी वो रैशनल होनी चाहिए, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, वो लॉजिक फुलफिल हो रहा है, वन थिंग इज गुड। सेकंड की जो हमने ऑब्जेक्ट फुलफिल करना है उसके बीच में और जो क्लासिफिकेशन की, उन दोनों के बीच में एक संगत होनी चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए। ये था हमारी पहली की डॉक्ट्रिन। अब आती है आर्बिट्रेरीनेस की डॉक्ट्रिन। अब ये क्या कहती है, ये कहती है कि भाई आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन करो चलेगा, आप ऑब्जेक्ट के बीच में और रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बीच में कॉन्टेक्ट बनाओ चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी इंश्योर करना होगा कि आप जो भी कानून बना रहे हो वो आर्बिट्रेरी ना हो, वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फुलफिल करते हो। सो बेसिकली आपको यहां पर और ज्यादा चीजें इंश्योर करनी होंगी, सिर्फ ट्विन टेस्ट तक बात रुक नहीं सकती है, उससे आगे बढ़ना होगा। ये इंश्योर करना होगा कि आप जो भी कानून लेकर आ रहे हो उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो हो रहे हैं या नहीं। सो उसे लागू करा गया इस केस में, द डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस को लागू किया गया ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। और आरडी शेट्टी के केस में भी हमें देखने को मिलता है कि ये जो है लागू किया गया था, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है। बट स्टिल देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14 जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स हैं दे आर नॉट आंसरेबल टू कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स। इनके ऑफिशियल एक्ट्स के जो के लिए ये यहाँ पर क्योंकि आंसरेबल नहीं है, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो आंसरेबल होता, ये आंसरेबल नहीं है। दूसरा क्या है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं शुरुआत की जा सकती इन लोगों के खिलाफ, प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ, जब तक वो अपने ऑफिस में है, यानी कि जब तक उनकी ऑफिस की टर्म फुलफिल नहीं हो जाती तब तक कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं आएगी। नो प्रोसेस फॉर इम्पीचमेंट और इम्प्रिजनमेंट और अरेस्ट अगेंस्ट दी प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं लाया जा सकता। तीसरा क्या है, सिविल प्रोसीडिंग्स ऑन पर्सनल एक्ट्स ओनली आफ्टर 2 months ऑफ नोटिस हैज बीन सर्व्ड। अगर कोई सिविल केस भी इनके खिलाफ शुरू करना है तो वो भी कब शुरू किया जा सकता है, जब 2 महीने का कम से कम नोटिस इनको दे दिया गया हो, उसके बाद शुरू कर सकते हैं। साथ ही में कहता है जी, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेल बी लायबल फॉर एनीथिंग सेड और वोटेड इन पार्लियामेंट। इसी के साथ अगर हम बात करें फॉरेन नेशनल्स की जो कि भारत में एज एन एम्बेसडर आते हैं या फिर जो कि एज एन वॉइस भारत में आते हैं, दे ऑल्सो एंजॉय सर्टेन काइंड ऑफ इम्यूनिटी जो कि उन्हें मिलती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं आर्टिकल 14 से जुड़ी हुई। ये था जी आर्टिकल 14 जो आज हमने यहाँ पे कवर किया। इसमें हमने देखा कि आर्टिकल 14 की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके 2 एलिमेंट्स हमने पढ़े, साथ ही में इससे जुड़ा हुआ केस लॉ देखा
और साथ ही में देखा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, डॉक्ट्रिन हमने यहाँ पर डिस्कस की, डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ऑफ लेट जो डॉक्ट्रिन अब चल रही है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। सो ये सारी चीजें आज हमने यहाँ पर डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।